Hi friends, welcome again in the next part of the Russian Revolution. So in this part we are discussing about the changes which are occurred after the October Revolution. तो अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद हम देख रहे हैं कि लीडर लेनिन साहब बन चुके थे। तो लेनिन के द्वारा जो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेब्लिश की जा रही है वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो किस प्रकार के चेंजेस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द चेंजेस वो ही आपको मिलेंगे जो कि हमने सोशलिज्म की जो थॉट प्रोसेस थी उसमें हमने देखा था। So the first point वो ये कि the Bolsheviks were totally opposed the private property। तो जैसा कि समाजवादी विचारधारा में सोशलिस्ट सिस्टम में देखा था कि दे आर अपोजिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बोल्शेविक लोग थे वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को टोटली अपोज करते थे। तो इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज और बैंक थे उन सबको नेशनलाइज कर दिया गया इन नवंबर 1917। तो रेवोल्यूशन के जस्ट बाद में जितने भी इंडस्ट्री थी और जितने भी बैंक थे उन सबको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का मतलब यह है कि उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब जो भी इंडस्ट्री है जो भी बैंक्स है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं बल्कि वो राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी गई, यानी कि उसके ऊपर अब देश ने अधिकार कर लिया और उससे होने वाला जो प्रॉफिट था वो सारा प्रॉफिट नेशन के पास जाना था और नेशन उस प्रॉफिट को लोगों के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करेगा। ठीक है, जैसे इंडिया में भी हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम जो बहुत सारे इस प्रकार के बैंक्स थे, प्राइवेट बैंक्स थे, उन सबको नेशनलाइज किया गया था। तो यदि मान लीजिए हम बेसिक से बात करें, जैसे अंबानी साहब या टाटा की जो भी इंडस्ट्रीज है उन सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट अपने अधिकार में ले ले, उनको कैप्चर कर ले और इसे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जाए और गवर्नमेंट उस प्रॉफिट से देश के लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह चलाए। तो उसी प्रकार की चीजों को हम समझ सकते हैं यहाँ पे किया गया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वहां पे और जितने भी बैंक्स थे उन सबको नेशनलाइज कर दिया गया, यानी अब उसके ऊपर किसी प्राइवेट पर्सन का अधिकार नहीं था क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को उन्होंने अब वहां पे समाप्त कर दिया है। अब ये बैंक्स, इंडस्ट्री, जो भी कमर्शियल सिस्टम था वो सारा नेशन का हो चुका था। दिस मींट दैट द गवर्नमेंट टूक ओवर द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। इसका मतलब ये था कि बैंक्स और इंडस्ट्रीज का जो भी ओनरशिप था यानी जो मालिकाना हक था उसमें जो भी मैनेजमेंट किया जाना था वो सारा अब कौन कर रही थी? गवर्नमेंट कर रही थी। अब वहां पे कोई प्राइवेट पर्सन या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ये काम नहीं कर रहा था बल्कि ये सारा काम अब सरकार के द्वारा किया जा रहा था। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से जो जमीन थी उस जमीन को भी सोसाइटी की प्रॉपर्टी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया और पीजेंट्स को ये परमिशन दी गई कि जो नोबिलिटी के पास जो जमीन थी उस जमीन को वो छीन लें और आपस में डिवाइड कर लें। इन सिटीज, शहरों के अंदर बोल्शेविक्स है उन्होंने जो बड़े बड़े जो घर थे लोगों के उन घरों का पार्टीशन किया और पार्टीशन करने के बाद फैमिली के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग लोगों को घरों का बंटवारा किया। ऐसे मान लीजिए शहर में रहने वाला एक अमीर व्यक्ति है जिसके पास एक बड़ा सा बंगलो है जिसके अंदर 50 कमरे बने हुए हैं और उसके घर में रहने वाले व्यक्ति केवल 5 हैं, तो उसे 50 कमरों की क्या जरूरत है? तो उसे केवल 5 रूम ही दिए गए और बाकी 45 रूम्स हैं वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए और ऐसे मजदूर क्लास या बाकी क्लास जिसके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी उनके बीच में इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो बोलता है कि इस प्रकार से सोसाइटी रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार कर ले और बाद में लोगों की आवश्यकता के अनुसार उनके वेलफेयर के लिए उन चीजों को रीडिस्ट्रीब्यूट किए। तो यही चीजें उन्होंने शुरू की कि जमीन के ऊपर बैंक्स और इंडस्ट्रीज के ऊपर अधिकार कर लिया, उसके बाद जमीनें हैं उनके ऊपर अधिकार कर लिया, उसके बाद शहरों में जो बड़े बड़े घर थे उनको ऊपर अधिकार करके फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लोगों को घरों को डिवाइड कर दिया। दे ऑल्सो बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। अब सोशलिज्म में सभी लोगों को इक्वल माना जाए तो इसलिए उन्होंने जो पुराने जो शासक लोग जो बड़ी बड़ी पदवियां यूज करते थे, राजा, महाराजा, धीराज, राजाओं के राजा, इस प्रकार के जो भी टाइटल्स थे उन सबको बैन कर दिया। टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन्ड फॉर द आर्मी एंड द ऑफिशियल्स। उसके बाद लोगों को एक चेंज भी दिखाना था कि भाई अब राजा का शासन नहीं है, अब यहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम आ चुका है। तो लोगों को किस प्रकार से डिफरेंशिएट दिखाया जाए, तो वहां पे 1918 में कंपटीशन लागू किया गया और उस कंपटीशन के द्वारा, एक क्लोथिंग कंपटीशन के द्वारा, जो आर्मी है, जो ऑफिसर्स है, उन सबकी ड्रेस को डिसाइड किया गया किस प्रकार की यूनिफॉर्म आर्मी की होगी। और यदि आप वहीं पे इसी कंपटीशन में आप जो सोवियत हैट है वो आर्मी के लिए चूज की गई थी। सोवियत हैट को यदि आप देखोगे तो वो हैट है इस प्रकार की रहती है जिसके ऊपर से ऐसी एक शेप रहती है और दोनों चीक्स के ऊपर उसकी इस प्रकार से एक लाइन सी रहती है और ये उनको गर्मी सर्दियों में, क्योंकि विंटर जगह पे है तो वहां पे सर्दी में बचाने का भी काम करती थी। तो इस प्रकार की एक स्पेसिफिक हैट को वहां पे आर्मी के लिए चूज किया गया ताकि वो आर्मी जो राजा की आर्मी होती थी उसकी कंपेरिजन में उसको अलग दिखाया जा सके। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदलकर अब उसे रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया। जैन 18 में क्या गया, द असेंबली रिजेक्टेड द बोल्शेविक। अब यहाँ पे जो असेंबली बनी हुई थी जिसको ड्यूमा का नाम दिया गया था, वो असेंबली ये बोल्शेविक के द्वारा जो सारे मेजर्स लिए गए थे, लेनिन के द्वारा जो सारे काम किए जा रहे थे, इन सबको उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया।
तो अब सिंपल सा लेनिन ने ये किया कि भैया तुम्हें नहीं मानी है हमारी बातें तो हम तुम्हें ही हटा देते हैं। तो इसलिए लेनिन के द्वारा जो पार्लियामेंट जो सिस्टम बना हुआ था उसको भी उन्होंने वहां पे हटा दिया। Lenin thought that the whole Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in the uncertain conditions. तो लेनिन ने सिंपल सा आर्गुमेंट लोगों के सामने ये दिया कि भाई युद्ध के टाइम जो अनसर्टेन कंडीशंस के टाइम जो असेंबली चूज की गई थी इसके कंपैरिजन में तो हमारी जो ये सोवियत्स हैं, जो ऑल रशियन कांग्रेस जो सोवियत्स हैं जो कि 1917 के रेवोल्यूशन के बाद आप लोगों ने चुनी है, ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है क्योंकि ये आप खुद की आप कॉमन पब्लिक के द्वारा चुना गया है, ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है न कि ये असेंबली डेमोक्रेटिक है। तो इसलिए उन्होंने इस असेंबली को भी वहां पे रिजेक्ट कर दिया। मार्च 1918 में हम देखते हैं कि डिस्पाइट द अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलाइज द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी, कि पॉलिटिकल अलायंस और आसपास के लोग हैं जो सारा इसका विरोध करे थे, फिर भी बोल्शेविक ने जैसा अपना प्रॉमिस था कि हम आगे वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उन्होंने 1918 में जर्मनी के साथ एक ब्रेस्ट लिटोस की ट्रीटी की और जिसके द्वारा रशिया ने युद्ध से अपने आप को हटा लिया। In the year followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to all Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the Congress. Russia became a one-party state. The trade unions were kept under the party control. और आगे चलकर हम देखते हैं कि 1918 के एंड तक हम देखते हैं कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी थे उन सबको या तो इलीगल घोषित कर दिया गया या उनका नामो निशान मिटा दिया गया। वहां पूरे रशिया में केवल एक ही सिंगुलर पॉलिटिकल पार्टी बची, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब यही सिंगुलर पॉलिटिकल पार्टी होती थी, यही इलेक्शन से पार्टिसिपेट करते थे, इसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स चुनाव में भाग लेते थे और उन्हीं को जनता चुन लेती थी। तो इस प्रकार से रशिया एक सिंगल पार्टी सिस्टम के रूप में स्टेब्लिश हो गया। ऐसा सिस्टम आज भी आपको एक कंट्री में देखने को मिलेगा जो उसका नाम है चाइना। उसके अलावा जो लोग वहां पे नोटंकी कर रहे थे, बोल्शेविक के खिलाफ कुछ खुराफाती कर रहे थे, तो उनको दबाने के लिए वहां पर जो गुप्त पुलिस है उसको स्टेब्लिश किया गया, जिसे कि शुरुआत में चेको फेस्ट बोला गया, बाद में उसका नाम ओजीपीयू और बाद में एनकेवीडी रखा गया। ये ऐसे लोगों को पनिश करते थे जो कि बोल्शेविक लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, उनकी आलोचना करते थे। जो कई सारे ऐसे यंग राइटर्स और जो आर्टिस्ट थे जो पार्टी की नीतियों को पसंद नहीं करते थे, तो उन सबको भी वहां पे देश से बाहर निकाल दिया गया या उनको पनिशमेंट दिया गया। अब हम बात करते हैं सिविल वॉर की। सिविल वॉर उसको बोलते हैं किसी भी कंट्री की टेरिटरी के अंदर जो युद्ध होता है उसको सिविल वॉर बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी कंट्री की टेरिटरी है, इसी टेरिटरी के अंदर जब इसी देश के नागरिक, इसी देश के सिटीजन्स आपस में एक दूसरे से युद्ध करने लग जाएं, तो इस प्रकार के युद्ध को सिविल वॉर बोला जाता है। तो रशिया में यदि हम देखेंगे तो 1917 के रेवोल्यूशन के बाद आपको दो ग्रुप दिखाई देंगे, पहला मेंशेविक का, दूसरा बोल्शेविक्स का। तो कुछ लोग हैं वो मेंशेविक्स के लीडरशिप में वहां पे इकट्ठा हुए, कुछ लोग हैं वो बोल्शेविक्स के लीडरशिप में थे ही। तो आगे चलकर इनके बीच में 1918 से लेकर के बाद एक युद्ध की शुरुआत होती है, उस युद्ध को सिविल वॉर बोला जाता है। When the Bolsheviks ordered the land redistribution, the Russian army began to break up. अब आप देखोगे कि बोल्शेविक्स ने बोला कि भैया जमीन है, उस जमीन के ऊपर जाओ, कब्जा करो, जो जितने भी जो चर्च के पास जमीन है या नोबल्स के पास जमीन है, उस सारी जमीन को आप अपनी इच्छा से उसके ऊपर कब्जा करो। फार्मर्स को ये परमिशन दे दी गई कि आपस में उस जमीन को डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। अब यदि आप देखोगे कि आर्मी के अंदर ज्यादातर लोग कौन है, आर्मी के अंदर भी वो पीजेंटी क्लास के लोग थे। तो जैसे ही आर्मी के लोगों को सूचना मिली कि गांव में जमीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आर्मी के लोगों ने आर्मी को छोड़कर अब लोग सोल्जर्स हैं वो गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया उन्होंने, कि भैया गांव में जाएंगे तभी तो अपनी जमीन की हिस्सेदारी ले पाएंगे। तो अब जो बोल्शेविक की इस ऑर्डर से जो आर्मी जो बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे, अब उस आर्मी के ज्यादातर सोल्जर्स हैं वो जमीन पाने की इच्छा में गांव की तरफ चले गए। तो अब जो नॉन बोल्शेविक लोग थे, जिनमें आपके सोशलिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, जो राजा को सपोर्ट कर रहे थे, मेंशेविक है, अब उन सबको लगा कि बोल्शेविक लोग कमजोर हो गए हैं, तो उन्होंने अब यहाँ पे मौका देखा, मौका देख के उन्होंने बोल्शेविक के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पे युद्ध की शुरुआत के बाद यहाँ पे दो ग्रुप बन जाते हैं, एक को आप रेड बोलते हो, एक को व्हाइट्स बोलते हो। तो रेड ग्रुप वो ग्रुप है जो कि आपके बोल्शेविक्स हैं, और उसके अपोज में जितने भी बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो सारे व्हाइट्स के रूप में उनको कंसिडर किया जाता है। तो देवर बैकअप। अब ये है कि जो व्हाइट्स वाला ग्रुप था, जो कि मतलब नॉन कम्युनिस्ट ग्रुप था, उसको फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापानी जो सेनाएं थी वो भी इनडायरेक्टली हेल्प कर रही थी। इनडायरेक्टली हेल्प कैसे होता है कि भैया उनको पैसा भेज रहे थे, लड़ने के लिए बंदूकें दे रहे होंगे, कुछ एरोप्लेन्स वगैरह दे रहे होंगे, इस प्रकार से वो इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि सारी की सारी ये कंट्री जो वहां पे राजा और रानियों वाली जो देशें थी, या जो जहां पे जैसे अमेरिका में उस समय डेमोक्रेसी आ चुकी थी, तो ये सभी लोग सोशलिज्म के विचार को बड़े भय की दृष्टि से देखते थे।
कि इस प्रकार से यदि सोशलिज्म का पूरे वर्ल्ड में विस्तार हो गया तो भैया ये तो सब कुछ जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, कोऑपरेटिव सिस्टम आ जाएगा, जो लोगों की ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये ज्यादातर जो बाकी जो सिस्टम था वो सारा सिस्टम कैपिटलिस्ट के ऊपर काम कर रहा था। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि जिस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज के बाद पूरे वर्ल्ड में एक बदलाव की लहर आ गई, तो ऐसी ही एक लहर रशिया से शुरू हो और पूरे वर्ल्ड को अपनी गिरफ्त में ले ले। तो इसलिए इन लोगों ने बोल्शेविक या जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जो व्हाइट व्हाइट जो पार्टी थी या फिर जितनी भी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनमें मेंशेविक हो गई, कम्युनिस्ट हो, ये आपकी सोशलिस्ट हो गई, या फिर जो बाकी जो राजा के सपोर्टर्स हो गए, डेमोक्रेटिक हो गए, लिबरल्स हो गए, उन सबको इन्होंने सिविल वॉर में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ओके, समझ गए होंगे आप कि जो अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज, फ्रेंच है, इन्होंने क्यों सपोर्ट किया उनको, मेंशेविक्स को। बिकॉज दे वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, क्योंकि वो रशिया में जो सोशलिज्म की जो ग्रोथ हो रही थी उससे बहुत डरे हुए थे। As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common। तो इनके बीच में 3 साल तक ये सिविल वॉर चलता है। इस 3 साल के दौरान आपस में एक दूसरे के इलाकों के अंदर ये लूटमार करते थे, घरों को जला देते थे। तो उससे उसके कारण रशिया में लगातार आप देखते हो फेमाइन हो रहा था, अकाल पड़ रहा था। सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स टूक हार्श स्टेप्स विद पीजेंट्स। अब जो व्हाइट्स जो सिस्टम जो बना होता है कि जो बोल्शेविक लोग थे वो रेड ग्रुप थे, और दूसरा जो इनके अपोजिशन में था व्हाइट ग्रुप थे। तो बोल्शेविक लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पसंद नहीं करते थे, व्हाइट ग्रुप्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पसंद करते थे। तो जो व्हाइट्स ग्रुप्स में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने अब पीजेंट्स के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि भैया बोल्शेविक का राज आया। तो बोल्शेविक ने बोला कि पीजेंटी क्लास को कि इनको सबको डंडे मार के बाहर भगा दो और इनकी जमीनों के ऊपर अपना कब्जा कर लो। तो अब जैसे ही ये सिविल वॉर की शुरुआत होती है तो व्हाइट लोग हैं वो पीजेंट्री क्लास से अपनी जमीन को वापस छीनने की कोशिश करते हैं। तो जब इस प्रकार की जब एक्शन होती है तो नॉन बोल्शेविक के खिलाफ जो भी थोड़ा बहुत सिंपैथी का माहौल था राजा के लिए, जो कुछ सिंपैथी थी लोगों के मन में, वो सिंपैथी भी अब जाती रही और उन लोगों ने अपना एक पॉपुलर सपोर्ट था वो दोबारा से बोल्शेविक को मिल गया। बाय द जैन 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। जो जार के टाइम जो रशिया का एम्पायर था उस पूरी जमीन के ऊपर 1920 तक आते आते बोल्शेविक्स ने अपना पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। ये उस समय की पूरी देखे जो भी लोग विरोध कर रहे थे उन सारे विरोधियों को किस प्रकार से फांसी के ऊपर लटका दिया जाता था बोल्शेविक लोगों के द्वारा। ये रेड आर्मी जिसको बोला जाता था बोल्शेविक की, ये यहाँ पे किस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में लोग लड़ाई करते थे, ये किस प्रकार से पीजेंटी क्लास को सोल्जर बनाया जा रहा है। ये रेड फ्लैग आप देख सकते हो जो बोल्शेविक्स की जीत को दिखा रहा है, लेनिन साहब सोल्जर्स को मोटिवेट करते हुए। पेट्रोग्राड इज बॉम्बार्डेड, रशिया सिविल वॉर बिगिंस। रशिया में सिविल वॉर की शुरुआत होती है। केरेंस की अमेरिकन मस्ट डियर हॉनर बर्डन्स, ठीक है। द रशियन रेवोल्यूशन लेड टू ए सिविल वॉर बिटवीन द बोल्शेविक रेड आर्मी एंड द व्हाइट आर्मी। तो रेड आर्मी है वो आपकी बोल्शेविक लीड कर रहे थे, या कम्युनिस्ट पार्टी बोल सकते हो या सोशलिस्ट पार्टी बोल सकते हो। उनकी जो आर्मी थी वो रेड आर्मी थे जिसका लीडर आपका लेनिन था। व्हाइट आर्मी था, व्हाइट आर्मी का लीडर केरेंस्की को आप बोल सकते हो। व्हाइट आर्मी में जितने भी जो लोग थे जो इसके खिलाफ में थे वो सारे शामिल थे। पीपल हु वांटेड ए न्यू जार, ऐसे लोग जो कि जार निकोलस सेकंड के बाद उसके बेटे को राजा बनाना चाहते थे, ऐसे लोग जो वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते थे, ऐसे लोग जो अपनी जमीनें थी उनको वापस प्राप्त करना चाहते थे। तो ये सारे के सारे लोग जो कि बोल्शेविक को अपोज कर रहे थे उन सबको व्हाइट आर्मी में के नाम से संबोधित किया गया। ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए ने इस व्हाइट आर्मी को सपोर्ट किया, और क्योंकि ये लोग चाहते थे कि रशिया वो दोबारा से वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि बोल्शेविक थे वो उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तो इस ये एक रीजन भी था कि इन सब लोगों ने व्हाइट आर्मी को सपोर्ट किया कि व्हाइट आर्मी यदि यहाँ पे जीत जाएगी तो मेंशेविक लोग पहले ही युद्ध के सपोर्ट में थे, तो रशिया को दोबारा से युद्ध में शामिल किया जा सकेगा। द रशियन सिविल वॉर 1918 से 1921 के बीच लगातार ये वार चला है व्हाइट्स और रेड्स के बीच में। अब ये रेड्स इसलिए कि इनका जो फ्लैग है उसके अंदर ये रेड कलर होता है, इसलिए इनको रेड्स के नाम से संबोधित किया गया है। कि लेनिन का डिसीजन था कि रशिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो किए जाएं, लेकिन सिविल वॉर लास्ट 3 साल तक चला। बोल्शेविक एंड देयर सपोर्टर्स वर नोन एज द रेड आर्मी। बोल्शेविक और उनके सपोर्टर उनको रेड आर्मी के नाम से बोला गया, क्योंकि उनका जो फ्लैग था वो रेड कलर का था, जो कि कम्युनिज्म का साम्यवाद का एक सिंबल था। रेड फ्लैग वाज आल्सो नोन एज दी हैमर एंड इसकी सिकल, इसके बीच में जो निशान देख रहे हो आप, एक हथौड़े का निशान है और दूसरा ये सिकल जो दांतिया होता है उसका निशान है। तो ये दोनों निशान जो हैमर है वो आपको सिंबलाइज कर रहा है मजदूर वर्किंग क्लास को और पीजेंट्री क्लास को।
ये जो होता है वो आपको फसल काटने का काम आता है, और ये आप देखते हो वो लोहे का बना हैमर जो कि अलग अलग प्रकार के औजार बनाने का काम आता है। तो ये सिंबल आपका कम्युनिस्ट पार्टी का था। रशियन सिविल वॉर 3 साल तक बना है। जो व्हाइट आर्मी थी वो जार के प्रति लॉयल थी, रेड आर्मी थी उसमें कम्युनिस्ट वर्कर और सोल्जर्स थे। इन द आउटफ्लैंक द रेड आर्मी केरेंस्की हेल्प द निकोलस सेकंड एंड हिज फैमिली टू एस्केप द रेड टेरर। अब शुरुआत में जो केरेंस्की था जो कि मेंशेविक पार्टी का लीडर था, उस और व्हाइट आर्मी का भी लीडर था, उसने जार और उसकी फैमिली को वहां से निकल जाने में हेल्प की, उसको बचाने में हेल्प की। लेकिन फाइनली रेड आर्मी है वो उन्हें एक बेसमेंट में ढूंढ लेती है और वहां पे जार निकोलस सेकंड और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। तो इस प्रकार से रशिया एक सिविल वॉर वहां पे 3 साल में समाप्त होता है। और इस सिविल वॉर के बाद जो अगला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे कि रशिया में स्टालिन के लीडरशिप में क्या क्या नए परिवर्तन आते हैं, और इससे जो कम्युनिज्म को, जो सोशलिज्म उसको किस प्रकार से वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उस इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रशिया में किस प्रकार के आपको सोसाइटी में क्या चेंज दिखाई देते हैं और वहां की इकोनॉमिक कंडीशन में क्या चेंज दिखाई देते हैं, ये हमारा डिस्कस होगा हमारे लास्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।